बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक ये किस तरह से मेंटेन किया जाता है, ये होता क्या है एक्चुअली। तो ये हम ऑलरेडी थोड़ा सा तो इस बारे में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि दिस इफ़ डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विद सर्टेनिटी। तो सारी बात ही ये है कि आप कितने सर्टेन हो कि आपको डिमांड जो है वो एग्जैक्टली डिटरमिन आप कर सकते हो। सो अगर तो आप सर्टेन 100% हो तो फिर तो बफर स्टॉक की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक हिफाजती इंतज़ाम के तौर पे आपने रखना होता है। देन देयर इज़ नो नीड टू मेंटेन सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक। सो अगर तो आप सर्टेनली ये डिटरमिन कर सकते हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं कि आप बफर स्टॉक को रखें। सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक इज़ एक्चुअली रीऑर्डर लेवल अंडर अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस। डेफिनेटली वो रीऑर्डर लेवल एक ज़्यादा क्योंकि वो मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम लीड टाइम की बेस पे बनाया गया होता है, तो इसलिए वो रीऑर्डर लेवल ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट्स होते हैं। इसमें से माइनस आप कर देंगे रीऑर्डर लेवल अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। एवरेज इन्वेंट्री इन केस ऑफ सेफ्टी स्टॉक और बफर स्टॉक विल बी सेफ्टी स्टॉक। ये तो खैर आपने रखना ही रखना है, इससे कम होगा तो इसका मतलब है कि बिज़नेस डेंजर में जा सकता है, स्टॉक आउट की कंडीशन का ख़तरा हो सकता है। प्लस ऑर्डर साइज़ डिवाइड बाय 2। सो ये ऑर्डर साइज़ डिवाइड बाय 2 इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि सेफ्टी स्टॉक जो है वो लेवल तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा, दिस इज़ फॉर श्योर। हाँ, अलबत्ता जो ही आपके पास ऑर्डर नया रिसीव होगा तो जो ऑर्डर की मिकदार में क्वांटिटी है, लेट्स से 100 यूनिट्स, तो वो आपके पास आ जाएंगे। सेफ्टी स्टॉक लेट्स से 20 यूनिट्स है तो वो तो रहेगा ही रहेगा, इससे नीचे नहीं आएगा। और आपका स्टॉक लेवल नीचे आएगा लेकिन यहाँ पे पहुँच के दोबारा से 100 हो जाएगा, यहाँ पे पहुँच के फिर दोबारा से 100 हो जाएगा। सो इट विल फ्लक्चुएट बिटवीन 100 एंड 0, बट दिस 20 विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड। ये सेफ्टी स्टॉक आप रखेंगे ही रखेंगे। सो इसलिए ऑर्डर साइज़ जो है वो अगर 100 है तो 100 और 0, इसका हम प्लस 0 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये एवरेज आ जाएगा और इसमें जमा कर देंगे सेफ्टी स्टॉक। सो दिस विल बी द एवरेज इन्वेंट्री। इफ़ होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे अगर न्यूमेरिकल आ गया तो आपके लिए थोड़ा सा आई मीन ब्रेनस्टॉर्मिंग की आपको ज़रूरत पड़ सकती है एग्जाम में। कि इफ़ होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक इज़ मोर देन स्टॉक आउट कॉस्ट, आपको ये देखना है कि अगर मैं स्टॉक आउट की कंडीशन में चला जाऊँ तो मेरा कितना खर्च होता है। उस खर्च को कंपेयर करेंगे आप सेफ्टी स्टॉक के होल्डिंग कॉस्ट, क्योंकि ये जो सेफ्टी स्टॉक आपने रखा है ये तो पूरा साल रखना पड़ेगा, तो इसलिए इसकी होल्डिंग कॉस्ट देखेंगे आप और उसको कंपेयर करेंगे विद स्टॉक आउट कॉस्ट। और अगर होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा बन रही है देन मेंटेन एन इन्वेंट्री लेवल वेयर स्टॉक आउट कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक कुड बी मिनिमाइज्ड। तो फिर अब आपने एक ऐसा, अगर तो फर्ज़ करें होल्डिंग कॉस्ट जैसे ये बता रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक ज़्यादा हो स्टॉक आउट कॉस्ट है, तो फिर आपको इन्वेंट्री लेवल इस तरह से मेंटेन रखने पड़ेंगे कि स्टॉक आउट कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक कुड बी मिनिमाइज्ड, इनको कम से कम किया जा सके, होल्डिंग कॉस्ट को भी और स्टॉक आउट कॉस्ट को भी। सो इस सारी सिचुएशन को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अप्लाई करके। प्रोबेबिलिटी थ्योरी आती ही उस वक्त है जब आपको सर्टेन ना हो कि कोई इवेंट एग्जिस्ट हो करेगा या नहीं करेगा। सो यहाँ पे सवाल के अंदर आपको होल्डिंग कॉस्ट हमने ली है 15 रुपये पर यूनिट, एक साल की एक यूनिट की। इसी तरह स्टॉक आउट कॉस्ट जो है वो 5 रुपये ऑफ ईच स्टॉक आउट कॉस्ट, हर स्टॉक आउट का आपको 5 रुपीज़ का कॉस्ट आएगा। लीड टाइम इज़ 1 वीक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ 270। नाउ यहाँ पे हमने इस टेबल को ज़रा आप ध्यान से देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ वीक डिमांड दी हुई है और ये प्रोबेबिलिटी क्या बताई हुई है, प्रोबेबिलिटी ये बताई हुई है कि आपकी जो वीकली डिमांड है वो 70 से 100 के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही है। 70 यूनिट भी हो सकती है, 80 भी, 90 भी और 100 भी। और विद ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस आपने डिटर्मिन ये किया कि 70 की डिमांड होने का चांस 10% है, 80 की डिमांड होने का चांस 20% है, 90 की डिमांड होने का चांस 30% है, 100 की डिमांड होने का चांस 40% है। So these are the probabilities. Find out the most appropriate reorder level assuming 48 week year. Now इसमें डिसाइडिंग पॉइंट क्या होगा कि आप कौन सा रीऑर्डर लेवल रखें। क्या वो 100 यूनिट्स होना चाहिए या वो 70 या 80 या 90, इसमें से कौन सा लेवल रीऑर्डर लेवल होना चाहिए।
क्योंकि अब डिमांड आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं है। सो आपको एक्चुअली बैलेंस फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट स्टॉक आउट कॉस्ट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ बफर स्टॉक। सो ये हम पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम अपना डिसीजन कर सकेंगे। सो चूँकि यहाँ पे हमें एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि वीकली डिमांड कितनी होगी, तो वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो हम पहले तो एवरेज प्रोबेबल रिक्वायरमेंट इस टेबल के मुताबिक इस एग्जांपल को अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको पहले प्रोबेबिलिटी थियरी का आइडिया होना चाहिए। सो हमने अगर इस प्रोबेबिलिटी को जहन में रखते हुए एवरेज फाइंड आउट करनी है कि डिमांड होगी कितनी, ये जो वीकली डिमांड है एवरेज बेसिस पे कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, हर प्रोबेबिलिटी को उसके डिमांड से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह मल्टीप्लाई करते करते जो आंसर्स आएंगे उनको ऐड अप कर लेंगे। सो दैट्स हाउ विल प्रोसीड। हम क्या करेंगे, 70 को 10% से मल्टीप्लाई किया, जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है इसकी परसेंटेज। इसी तरह 80 को 20% से किया एंड सो ऑन। और जब इसको हमने ऐड अप किया तो 90 यूनिट्स हमारे ख्याल से एवरेज डिमांड रहेगी। और एनुअल डिमांड कितनी अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चूँकि ये वीकली डिमांड्स थी, इसका मतलब 90 यूनिट्स पर वीक है। तो और मेरे पास जो 48 वीक का ईयर है, तो इसलिए मैं, ये मुझे यहाँ पे मेंशन्ड है, तो इसलिए मैं एनुअल डिमांड फाइंड आउट कर सकता हूँ इजीली कि 48 को 90 से मल्टीप्लाई कर लूँ। अब नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, अगर मेरी डिमांड 4320 यूनिट्स है, तो मुझे कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? उसके लिए मुझे ये मालूम होना चाहिए कि मैं कितने यूनिट्स का ऑर्डर बनाऊंगा। सो मेरे पास जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो 270 यूनिट्स दी गई है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स मुझे 16 प्लेस करने पड़ेंगे। अब ये कुछ हमने वैल्यूज़ जब फाइंड आउट कर ली, तो अब हम ज़रा देखते हैं कि रीऑर्डर लेवल हमारा अगर 70 हो तो क्या होगा, 80 हो, 90 हो, 100 हो। तो ये डिफरेंट रीऑर्डर लेवल्स हैं, इसके ऊपर हमें कैलकुलेशन बनानी है, जहाँ पे हमें ये मिनिमम कॉम्बिनेशन मिलेगा वो हम फॉलो कर लेंगे। सो रीऑर्डर लेवल हमने एज्यूम किया, ये जितने भी ऑप्शंस गिवन थे इनमें से किसी को भी रख कर देखेंगे। स्टॉक आउट सिचुएशंस में क्या होगा, अगर डिमांड 70 हो तो स्टॉक आउट होने का चांस है या नहीं। अगर मैंने रीऑर्डर लेवल 70 रखा हुआ है तो स्टॉक आउट होने का चांस 0 है। इसी तरह रीऑर्डर लेवल अगर 80 रखा हुआ है, तो इसका मतलब हर ऑर्डर के बाद मुझे 80 यूनिट आ जाते हैं, और डिमांड मेरी अगर 70 ही रहती है तो स्टॉक आउट होने का चांस नहीं है। स्टॉक आउट होने का चांस है कब, जब मेरी डिमांड 80 हो जाए और मैंने ऑर्डर जो मंगाया है वो 70 यूनिट्स का हो। तो इसका मतलब 70 यूनिट्स तो मेरे पास आए पड़े हैं, लेकिन मेरे पास डिमांड जो आ गई उसके बाद, ऑर्डर आने के बाद, वो 80 थी। तो इसका मतलब हर जब भी मैं 70 यूनिट्स मंगाता था तो ये ख़त्म हो जाते थे और 10 यूनिट्स की मुझे शॉर्टेज हो जाती थी। इसी तरह अगर डिमांड 90 हो जाए तो 20 यूनिट की शॉर्टेज, और अगर डिमांड 100 हो जाए तो 30 यूनिट की शॉर्टेज। सो अगर मेरा रीऑर्डर लेवल 80 है, इसका मतलब हर बारी मैं 80 यूनिट मंगाता हूँ, और अगर 70 की डिमांड रहे तो स्टॉक आउट नहीं होगा, 80 की डिमांड रहे तो भी स्टॉक आउट नहीं होगा, अगर 90 की डिमांड हो जाए तो फिर 10 यूनिट का स्टॉक आउट हो जाएगा। सो इस तरह से हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। सो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी, अगर मैं 100 यूनिट्स मंगाता हूँ तो फिर स्टॉक आउट की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कहीं पे भी स्टॉक आउट नहीं होगा। अब अगर मुझे ये पता चल गया है कि मेरे पास स्टॉक आउट कितने यूनिट से मैं स्टॉक आउट हो जाऊंगा, अब इन ये जितने भी यूनिट से मैं स्टॉक आउट हो जाऊंगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल 30 यूनिट से स्टॉक आउट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ये है कि 100 यूनिट्स की प्रोबेबिलिटी 40% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 इज़ एक्चुअली द यूनिट्स बाय जिससे मैं स्टॉक आउट होऊंगा, क्योंकि 30 यूनिट से स्टॉक आउट होने का चांस तो सिर्फ 40% है। तो इसलिए एक्चुअली मैं 12 यूनिट से स्टॉक आउट होऊंगा। सो इसी तरह हम ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ को उनके रेलेवेंट उससे मल्टीप्लाई करके ये फाइंड आउट कर लेंगे कि प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ डिमांड क्या बनती है, प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ स्टॉक आउट्स क्या बनती हैं। अब हम इसका एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको टोटल कर लें। ये अगेन प्रोबेबिलिटी थ्योरी का पॉइंट है कि आपने ये सारी जब परसेंटेजेस 10 20 30 40 जब आपने अप्लाई कर लिए, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसको ऐड अप करना होता है ताकि एवरेज फाइंड आउट किया जा सके। सो आपने इसको ऐड अप किया, 12 20 आ गया, इसको ऐड अप किया 11 आ गया, इसको 4 और इसको 0। सो ये एवरेज आपके वो यूनिट्स आ गए जो स्टॉक आउट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टॉक आउट्स आपके कितने होंगे, जितने आपको ऑर्डर प्लेस, हर ऑर्डर प्लेस करोगे तो उसमें एक स्टॉक आउट आएगा ना। तो इस साल में अगर 16 ऑर्डर्स प्लेस करने हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टॉक आउट्स कितने होंगे, वो 16 होंगे। तो आपको 16 मरतबा स्टॉक आउट की पोजीशन का सामना करना पड़ेगा। ओके जी, स्टॉक आउट कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी। सो स्टॉक आउट कॉस्ट हमें पड़ेगी कि हर स्टॉक आउट के ऊपर
आप कितने यूनिट से स्टॉक आउट हो जाएंगे? 20 से। तो इसलिए आपने 16 इंटू 20 और स्टॉक आउट की कॉस्ट जो है वो 5 फॉर ई स्टॉक आउट इंटू 5। ठीक है, सो 5 ये हमने किया तो 1600 आ गया। इसी तरह ये कैलकुलेशन 16 इंटू 11 इंटू 5 तो 880 आ गया एंड सो ऑन। सो अब हमारे पास ये सिचुएशन आ गई कि अगर मैं 100 से कम यूनिट्स पे रहता हूँ तो यहाँ सब सिचुएशन में स्टॉक आउट होता है और मुझे कुछ ना कुछ खर्च बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 100 यूनिट्स रख लेता हूँ, बफर स्टॉक रख लेता हूँ, तो फिर मेरे पास जो अ, मतलब होल्डिंग जो बफर स्टॉक रखने की जो कॉस्ट है वो कुछ मेरे पास अब मुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सो वो कितनी बर्दाश्त करनी पड़ेगी? सो यहाँ पे मुझे मैंने कहा जी कि 10, क्योंकि एवरेज मेरी जो डिमांड है वो 90 है, तो इसका मतलब अगर मैं 100 रखता हूँ यूनिट्स का स्टॉक, तो इसका मतलब 10 का बफर स्टॉक होगा। तो ये जो 10 का बफर स्टॉक है इसकी होल्डिंग कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी। सो होल्डिंग कॉस्ट अगर आप देखें तो वो 15 पर यूनिट सवाल में शुरू में ही आपको बताएगी। पहला सेंटेंस एग्जांपल का ही है। इन 10 यूनिट्स को पूरा साल रखने की मुझे कॉस्ट 150 आएगी। सो 150 इज़ द कॉस्ट जो मुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर मैं 150 कॉस्ट बर्दाश्त कर लेता हूँ तो मैं इन स्टॉक आउट की पोजीशंस को अवॉइड कर जाऊँगा। अगर मैं ये नहीं रखता बफर स्टॉक, यहाँ पे रहता हूँ, तो फिर इसका मतलब 320 की कॉस्ट, अगर यहाँ रहता हूँ तो 880 की, और अगर यहाँ रहता हूँ तो 1600 की। सो ये एक इवैल्यूएशन है। तो हमें बेहतर ये है कि बफर स्टॉक मेंटेन कर लेना चाहिए और हम इस तरह से एक एडिशनल कॉस्ट तो बियर कर रहे होंगे, लेकिन हम स्टॉक आउट कॉस्ट जितनी भी है वो उससे हम अपने आप को बचा लेंगे। सो दैट्स हाउ प्रोबेबिलिटी इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन बफर स्टॉक। मैक्सिमम लेवल एक्चुअली कौन सा लेवल है? ये वो लेवल है जिसके ऊपर आपको यूनिट चाहिए ही नहीं है। इन्वेंट्री above the maximum level will attract extra holding cost. There will be no benefit of holding items above maximum level. It is set only under situation of uncertain demand and lead time. Reorder level में आप जमा कर दें रीऑर्डर क्वांटिटी और ईओक्यू, और इसमें से निकाल दें मिनिमम डिमांड टू लीड टाइम। लीड टाइम के दौरान कम से कम लीड टाइम जो होता है उसमें कम से कम डिमांड जो रही हो आपकी, डेफिनेटली ये पास्ट एक्सपीरियंस से डिटरमिन की जाती है। सो उसमें से आप माइनस कर लें रीऑर्डर लेवल, जितने यूनिट्स पे आपको अगला ऑर्डर प्लेस करना चाहिए था, इसमें प्लस कर लें रीऑर्डर क्वांटिटी, जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हो सकती है इन केस आपने ये फैसला किया हुआ है कि हम ईओक्यू पे ऑर्डर किया करेंगे, और इसमें से फिर निकाल दें जो लीड टाइम के दौरान इस्तेमाल होगा। तो ये आपका मैक्सिमम आपका लेवल इस पे जा सकता है। मैक्सिमम इस लेवल पे आप जा सकते हैं। इससे ऊपर आपको इन्वेंट्री रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये जब आप एक दफ़ा डिटर्मिन कर लेंगे कि ये मैक्सिमम लेवल है। जो मिनिमम लेवल है इससे नीचे आपको जाना आपके लिए ख़तरे से खाली नहीं। एंड इन्वेंट्री बिलो मिनिमम लेवल इज़ वार्निंग बिफोर अ पॉसिबल स्टॉक आउट। इट इज़ सेट ओनली अंडर सिचुएशन ऑफ अनसर्टेन डिमांड एंड लीड टाइम। सो आपको रीऑर्डर लेवल में से माइनस कर दें एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम, तो ये आपका मिनिमम लेवल हो जाता है कि रीऑर्डर लेवल जो भी था उसमें से निकाल दें लीड टाइम के दौरान जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सामान इस्तेमाल होता रहेगा। और उसके बाद लीड टाइम के दौरान ये फ़र्ज़ करें ये रीऑर्डर लेवल था, और एवरेज आप लीड टाइम के दौरान कुछ सामान इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये अब आपका मिनिमम लेवल आ जाएगा। ओके जी, सो दिस वाज अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यहाँ तक आपका कुछ सवाल होगा तो फिर हम उसको एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।